Hello everyone. Are you ready for further discussion from chapter 2 Federalism? But before starting our next topic, beta, let's revise few points from our previous discussion. In our previous discussion, we have discussed about two types of government, federal and the second unitary government. In federal type of and the federal government, we have discussed that there is two and more than two levels of government, and the power is divided between the central authority and its constituent units. So the central government can't order to the state governments or its constituent units. But when we talk about the unitary government, then either there is one level of government or the sub-units are subordinate to the central governments. And in this type of government, central government and you can say national government can order to the state governments. So after that we have discussed about the key features of the federalism, in which we have discussed all the key features, ठीक है ना, about federalism, that two and more than two levels of government, they have their own jurisdiction areas and all the provisions, fundamental provisions are specified in the constitutions, and the federal government has dual objectives. ऐसे ही हमने बहुत सारे किए थे, ठीक है। अब हम लेते हैं बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है ना। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट एंड टुडेज टॉपिक, दैट इज द रूट्स. एवरी फेडरल कंट्री एंड यू कैन से फेडरलिज्म हैव अडॉप्टेड डिफरेंट रूट्स टू अडॉप्ट फेडरलिज्म, कि वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज भी जो हैं वो फेडरलिज्म को या संघ को अडॉप्ट करने के लिए, अपनाने के लिए दो तरीके रास्ते इख्तियार करती हैं. और वो दो रास्ते हैं वो यहाँ पर ये है बेटा, टू काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशंस हैव बीन formed. First coming together federation and the second holding together federation. देखो ये इसके नाम से ही क्लियर होता है बेटा. कमिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब क्या है? कमिंग साथ आना, टुगेदर एक साथ, ठीक है ना. और फेडरेशन मतलब संघ बनाना, मीन्स साथ आकर संघ बनाना. इसमें क्या होता है कि आपके इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं, ठीक है ना. इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर टू फॉर्म ए बिगर यूनिट. यहाँ पर ये भी है कि कमिंग टुगेदर बाय देयर ओन, अपने आप आते हैं. स्टेट्स जो है इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र जो राज्य हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट जो भी यूनिट्स हैं वो अपने आप आती हैं और एक बड़ी इकाई का गठन करती हैं. किस लिए? बाय पूलिंग देयर सोवरेनिटी, ताकि वो अपनी संप्रभुता जो है उसको बनाए रख सकें. रिटेनिंग आइडेंटिटी, उनकी पहचान को, एंड दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी, और अपनी सुरक्षा को बढ़ाएं. सोवरेनिटी यहाँ पर होता है संप्रभुता. इट मीन्स किसी भी और कंट्री का आपके ऊपर इन्फ्लुएंस ना हो डिसीजन मेकिंग में या कोई और भी कार्य के अंदर, ठीक है. और ये हो गया इनकी पहचान. और सिक्योरिटी का मतलब यहाँ पर सुरक्षा बनाए रखने से, ठीक है. तो इंडिपेंडेंट स्टेट्स है, उन सब ने मिलाकर एक बड़ी यूनिट बना ली है. इसका मतलब वो पहले से पावरफुल हो गए हैं, अपनी मर्जी से बनाई है उन्होंने, तो वो पावरफुल हो गए हैं. देखो बेटा वैसे ही जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए कि आप बचपन में पढ़ते थे कि अगर किसी को एक एक लकड़ी दी जाती है अलग अलग, तो आप इजीली उसे तोड़ सकते हैं, ठीक है ना. और अगर आपको उन्हीं लकड़ियों को एक साथ इकट्ठा करके बंडल या गट्ठर के रूप में दिया जाता है तो वो आपके लिए अनब्रेकेबल हो जाता है, वो टूटता नहीं है. यूनियन इज स्ट्रेंथ आपने पढ़ा था, एकता में बल है. तो यहाँ पर भी वही है कि जब वो इंडिपेंडेंट स्टेट है तो वो अलग है, लेकिन जब उन्होंने अपनी ताकतों को या शक्तियों को मिला लिया है तो वो एक पावरफुल बन गई, एक बड़ी इकाई बन गई है. तो यहाँ पर वही है कि इससे वो क्या कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा को बढ़ाने का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, पावरफुल हो गए हैं. तो इस तरह का जो फेडरेशन जिसके अंदर इंडिपेंडेंट स्टेट एक साथ आते हैं और एक बड़ी इकाई बनाते हैं, वो बेटा यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ऐसा संघ, ठीक है. और इसमें जो इंडिपेंडेंट स्टेट है दे एंजॉय इक्वल पावर्स, उन सबकी शक्तियां जो है और सभी राज्यों की बराबर होती हैं, ठीक है ना. कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैव इक्वल पावर, बराबर होते हैं. अब लेट्स मूव टू द सेकंड, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. होल्डिंग इसमें हो गया बेटा साथ लेकर चलना, उसमें साथ आकर बनाया है. इसमें पहले से है और उन्हें हमें क्या डिफरेंट कल्चर के फिजिकल फीचर्स वाले लोग या फिर इस तरह की भी कंडीशंस हो सकती हैं जिनमें हम उन सबको एक साथ रख रहे हैं. तो ये कहाँ होगा? जहाँ पर वास्ट या लार्ज कंट्री हो, ठीक है ना, या फिर बहुत सारी विभिन्नताएं हो, डाइवर्सिटीज हो. तो ऐसे देश जो है देखो, ए लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर, ठीक है ना. बड़ा जो देश है वो अपनी शक्तियां जो है उसको विभाजित करता है या फिर बांटता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के अंदर. तो नेशनल गवर्नमेंट कर रही है किसके साथ बेटा? स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ में अपनी शक्तियों को बांट रही है, उनका वितरण कर रही है.
ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंड्स टू बी मोर पावरफुल। आपकी जो केंद्रीय या जो नेशनल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा ताकतवर या ज़्यादा पावरफुल है, जो अपनी शक्तियां हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है या फिर दे रही है उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स को। ठीक है, मतलब पहले सारे इसके पास हैं और इससे ये डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। ठीक, अब हमें लेने इसके एग्जाम्पल, तो जैसे इंडिया, स्पेन, बेल्जियम जो है ये आपके क्या बेटा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के एग्जाम्पल्स हैं। अब एक चीज़ और, इसमें हमने किया था कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो हैं, जिसमें कमिंग टुगेदर में इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो हैं उनकी सारी पावर या शक्तियाँ जो हैं वो इक्वल थी, पर बेटा इसमें अनइक्वल पावर्स होती है कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स की या स्टेट्स की। इवन कुछ राज्य स्टेट्स ऐसे भी होते हैं जिनको स्पेशल पावर भी दी जाती है। जैसे हम इंडिया का एग्जांपल ले तो आपका जम्मू कश्मीर था, अब नहीं है, ठीक है ना, उस वक्त था जिसका अलग से कॉन्स्टिट्यूशन था, अब तो आपका 370 आर्टिकल है वो हटा दिया हमने। तो अनइक्वल पावर है ये, वो है कि कुछ स्पेशल प्रोविजंस के अंदर कुछ स्टेट जो है उनको स्पेशल पावर भी ग्रांट की जाती है। कमिंग टुगेदर में ऐसा नहीं था। फिर समझिए एक बार, देखो इसमें हमने ये कहा बेटा कमिंग टुगेदर में अलग स्टेट्स, तो सपोज करो आपके ये अलग अलग हैं खूब सारे, और इन सब के पास इक्वल पावर्स है, तो इन सब ने इक्वल पावर्स हैं वो अपनी एक पावरफुल पिक्चर यूनिट बनाने के लिए देगी, ताकि ये क्या बने, ताकतवर बन सके। मतलब बाहर से अंदर आ रहे हैं, उसको बड़ा बना रहे हैं। और इसमें हमने कहा होल्डिंग टुगेदर, इट मीन्स पहले से ही सेंटर में पावर है, तो इसमें हम क्या मान रहे हैं कि आपकी पावर पहले से ही है। अब यहाँ से हमें क्या इसकी डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं उनको देना है, ये इधर, ये सब इक्वल भी नहीं है, क्योंकि हमने लिखा ना कि दे एंजॉय अनइक्वल पावर्स एंड स्पेशल पावर गिवन टू सम स्टेट्स। कुछ राज्यों को अलग से या फिर विशेष दर्जा या विशेष शक्तियाँ भी दी जाती है। तो ये आपकी बेटे क्या हो गई है अलग, मतलब इसमें बाहर की तरफ दे रहे हैं, इसका मतलब इन सबको साथ लेकर चलना है, फिर संघ बनाना है। तो ये हो गया होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, और बेटा आपका ये हो गया कमिंग टुगेदर फेडरेशन। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, कि भारत को क्या चीज़ जो है वो संघ देश बनाती है। देखो इंडिया एक लार्ज कंट्री है बेटा, जिसके अंदर बहुत सारे डाइवर्सिटीज़ हैं, डिफरेंट कल्चर के, रिलीजन के या लैंग्वेज स्पोकन पीपल जो हैं, स्पीकिंग पीपल जो हैं वो रहते हैं। इसलिए वास्ट और इतना लार्ज कंट्री जो है उसको हैंडल करना है, गवर्न करना ये बहुत मुश्किल था आफ्टर इंडिपेंडेंस। और स्वतंत्रता जो है उसके बाद बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स भी थे जिनको भारत के अंदर मिलाया गया था। ठीक है ना, मतलब हम जो भारत जो स्वतंत्र हुआ था, हम ये कह सकते हैं कि इंडिया इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, ठीक है ना, आफ्टर ए पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन। ठीक है ना, एक ऐसे स्थिति के बाद में हम आज़ाद हुए और हमारे भारत या देश जो है उसके दो हिस्से हुए, पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान। तो उस वक्त जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको भारत में मिलाया गया, तो उसे उस वक्त नाम दिया था यूनियन, भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है ना, राज्यों का संघ। हमने काफ़ी लंबे समय तक संघ देश का इस्तेमाल नहीं किया था, मतलब फेडरेशन या फेडरल कंट्री का नाम ऐड नहीं, इसके साथ नहीं जोड़ा था। फिर धीरे धीरे हमने पावर को शेयर किया और सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको डिस्ट्रीब्यूट किया, किसमें, स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर। ठीक है ना, और कुछ समय पश्चात हमने एक थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट भी बनाई, तीसरे स्तर की सरकार में भी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसे पंचायत, म्यूनसिपलिटी या फिर लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। अब ये देखना था कि कौन कौन सी ऐसी शक्तियाँ, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना, जिनको ये गवर्नमेंट से हैंडल करेगी। तो उसे कहा गया बेटा आपका 3-4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिंग्विस्टिक पावर्स। ठीक है ना, विधायी शक्तियाँ हैं उनका त्रिस्तरीय वितरण, कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनको हैंडल करने का काम आपके सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगे, विषय या जुरिस्डिक्शन एरिया जो हमने पढ़ा था, कौन सा अधिकार या न्यायिक क्षेत्र है वो आपका राज्य सरकार के अंतर्गत आएगा। क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि दोनों या जितने भी लेवल है दे गवर्न द सेम सिटीजन, कि वो समान नागरिकों पर ही शासन करेंगे। फिर उनके अधिकार क्षेत्र कैसे अलग होते हैं, तो देखिए वही हमें इसके अंदर पढ़ना है। और इसके लिए हम लेते बेटे यहाँ 3 लिस्ट, एक है आपका यूनियन लिस्ट, हिंदी में हो जाएगा आपका केंद्रीय सूची। ठीक है, यूनियन से पता चलता है कि इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, दीज आर हैंडल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें जितने भी विषय हैं आपके सब्जेक्ट्स हैं वो कौन, केंद्र सरकार है वो हैंडल करती है, बनाने का काम, मतलब लेजिस्लेटिव पावर इससे संबंधित जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब इसमें आपके कौन से सब्जेक्ट्स होंगे बेटा, नेशनल अफेयर्स के, राज्य से संबंधित जितने भी, राष्ट्र से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं वो इसके अंदर आते हैं, जैसे डिफेंस, ठीक है, करेंसी, बैंकिंग या फिर बेटा कम्युनिकेशन।
सब जो है ये आपके किस में आ जाते हैं बेटा, आपके यूनियन लिस्ट के अंदर, ठीक है ना। इसी प्रकार के सब्जेक्ट्स मतलब राष्ट्र से संबंधित, तो डिफेंस आपका आ गया, तो डिफेंस हम किससे ले सकते हैं, आपके रक्षा से संबंधित, ठीक है, कि पूरे राष्ट्र की रक्षा की बात है तो उससे संबंधित मुद्दों को हैंडल करने का काम कौन करेगा, विषयों को देखने का आपकी ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। जैसे हमें कोई नया जेट खरीदना है, विमान खरीदना है, या अगर हम मिलिट्री की बात करते हैं, ठीक है ना, तो वो किसके अंडर आ रही है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट के अंतर्गत। अगर हम एग्जांपल करेंसी लेते हैं, मुद्रा, तो आपके कितने भी स्टेट हो, पर हर स्टेट के अंदर आपकी मुद्रा अलग अलग नहीं है बेटा, सेम है। ऐसा नहीं कि एक राज्य में आपके नोट करेंसी अलग चल रहे हैं, दूसरे राज्य में अलग चल रहे हैं, सब में सेम होंगे। क्यों? क्योंकि ये हैंडल करने का काम भी आपकी कौन कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ऐसे ही अगर हम बैंकिंग लेते हैं तो उसे भी ले सकते हो, बैंक किसी भी राज्य में हो, ठीक है ना, लेकिन वो बैंक सारा हैंडल या देखने का काम किसके अंडर हो रहा है, आपकी RBI, ठीक है। वो किसी भी राज्य में होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसीलिए वहां पर भी इससे संबंधित जुरिडिक्शन पावर या लेजिस्लेटिव पावर है बेटा, वो किसके पास होगी, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ये ऐसा क्यों? क्योंकि हमें इन सब्जेक्ट्स के अंदर यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए, पूरे देश से संबंधित है, पर्टिकुलर एरिया से संबंधित नहीं है। एक समान नीतियां हमें इसके लिए चाहिए, क्योंकि इन सब में एक समानता चाहिए। तो एक समान नीतियां जो हों वो कब होंगी, जब उसको सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करेगी। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं रेलवे का, कि रेलवे मैंने पहले बताया था, अगर आपको टिकट या उसके पैसे इंक्रीज करने हैं तो ये काम है वो कौन देखेगा, क्योंकि सब मतलब पूरे देश में एक जगह से दूसरी जगह आ जा रही है, तो वो हैंडल करने का काम किसका हो बेटा, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो ये सब्जेक्ट्स जो हैं ये सब इंक्लूड किए जाते हैं आपकी किसमें, यूनियन लिस्ट में। और इन सब्जेक्ट्स में लेजिस्लेटिव पावर है वो किसके पास होगी, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी। अब हम बेटा आपका नेक्स्ट लेते हैं सेकंड, स्टेट लिस्ट। बेटा आपका है स्टेट लिस्ट, ये हो गया आपका राज्य सूची। नाम से ही क्लियर हो रहा है, पता चल रहा है कि इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना, वो आपके स्टेट से और लोकल से संबंधित होते हैं। तो इनको हैंडल करने का काम स्टेट गवर्नमेंट अलोन अकेले करती है, राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं तो वही इन काम को करती है। अब हमें देखना है ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स या विषय हैं, ठीक है। तो आपका बेटा पुलिस, ट्रेड या इरिगेशन, एग्रीकल्चर, दीज आर रिलेटेड टू स्टेट, ये राज्य से संबंधित होते हैं, इसलिए इनको हैंडल करने का काम जो है बेटा वो कौन कर रही है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। पुलिस है, ट्रेड है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है या इरिगेशन है, ठीक है ना। एंड स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन इन द स्टेट लिस्ट, वो अकेले ही इनसे संबंधित कानून बनाती है। जैसे देखो उसमें हमने ली थी मिलिट्री, इसमें पुलिस है, कि एक राज्य के अंदर ही कोई रियर्स या दंगा वगैरह हो रहा है तो उसको देखना है, दबाना या फिर उसका दमन करने का काम है वो किसका है, स्टेट का। तो स्टेट अपनी पुलिस उसके लिए भेजती है। अगर उसकी बस की बात नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि मिलिट्री आएगी, अगर मिलिट्री की बात आ जाती है तो वो किसके अंदर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत। तो इसमें जुरिडिक्शन एरियाज के अंदर ये स्पेसिफाइड होता है। हमने की फीचर्स में पढ़ा था कि लिखा होता है किसका अधिकार क्षेत्र कितना है, ठीक है। तो ये इनकी वही अधिकार क्षेत्र है। लेजिस्लेटिव पावर इन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो इनके द्वारा हैंडल की जाती है। अब नेक्स्ट बेटा आपकी थर्ड है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट इसे कहा जाता है बेटा आपकी समवर्ती सूची, ठीक है ना। और इसमें जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो आपके दो हैंडल करने का काम दोनों गवर्नमेंट्स जो है वो करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ, ठीक है ना। ये दोनों ही ऐसे मुद्दे होते हैं जिनमें इन दोनों की ही सहमति है, वो उसकी जरूरत होती है। तो कॉमन इंटरेस्ट के जो सब्जेक्ट्स इसके अंदर हम ले रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के, या फिर जैसे एजुकेशन है बेटा आपका, एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, अडॉप्शन, या फिर डाइवोर्स, सक्सेशन, ये सब आपके किस में आते हैं, कंकरेंट समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट के अंदर आते हैं। अब ये ऐसी चीजें हैं, ठीक है, जिनमें इन दोनों की सहमति चाहिए होती है। अगर ऐसा हो बेटा कि उसके लिए इनके बीच में डिस्प्यूट हो जाता है कि एक चाहे हाँ और एक चाहे नहीं, जब ऐसा होगा तो इनमें से किसी एक की मानी जाएगी, और किसकी बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट की। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना, हम बात करते हैं शिक्षा की, ठीक है ना, एजुकेशन शिक्षा की बात करते हैं। तो जैसे कि हम कोई भी स्टेट बोर्ड ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हरियाणा का ले लिया हमने, कि हरियाणा बोर्ड जो है वो अपने 10th क्लास की किसी भी एक सब्जेक्ट के अंदर बुक में और एक चैप्टर इंक्लूड करना चाहता है, ठीक है। और NCERT जो नेशनल लेवल की है वो उसमें वो चैप्टर इंक्लूड नहीं करना चाहती है,
ठीक है, पावर दोनों के पास है, ठीक है, लेकिन दोनों की सहमति चाहिए। इस चीज़ को लेकर अगर डिस्प्यूट होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है नहीं लगे और स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि वो चैप्टर इंक्लूड होना चाहिए, ऐसे के अंदर बेटा आपकी किसकी मानी जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की मानी जाती है। ठीक है, तो कानून बनाने का अधिकार है वो दोनों का है, हैंडल करने का काम, परंतु जब डिस्प्यूट हो तो किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की मानी जाती है। ये सब्जेक्ट्स हो गए शिक्षा का या वनों का या फिर आपके विवाह का या अडोप्शन का या डाइवोर्स का, मतलब गोद लेना, उत्तराधिकारी या फिर तलाक, ये सारे मुद्दे जो हैं या सब्जेक्ट्स विषय जो है वो आपके कंकरेंट लिस्ट के अंदर आते हैं। ये 3 टाइप और 3 तरह की आपकी बेटा लिस्ट होगी, ठीक है ना, जो जिनमें अलग अलग सब्जेक्ट्स आपके। इन 3 लिस्ट के अलावा भी बेटा कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी होते हैं जो इन तीनों में से किसी लिस्ट में नहीं आते, द सब्जेक्ट्स दैट नॉट इंक्लूड इन द 3 लिस्ट, ठीक है ना। या कॉन्स्टिट्यूशन जब फ्रेम किया गया उस वक्त भी जो अस्तित्व में नहीं थी, तो ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हें कहा जाता है बेटा रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स, ठीक है ना। रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स मतलब बाकी बचे हुए विषय, ठीक है ना, द सब्जेक्ट्स, ठीक है ना, दोज नॉट इंक्लूडेड इन एनी 3 लिस्ट, जो तीनों में से किसी में भी नहीं है, या हिंदी में हम ये भी कह सकते हैं अवशिष्ट बचे हुए विषय, तीनों में से जो किसी में नहीं आ रहे। जैसे आपके एग्जांपल है कंप्यूटर का या फिर आपका सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर, ये जो है बेटा आपके, ये क्या एग्जाम्पल होगी, क्योंकि उस वक्त नहीं थे जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया, लेजिस्लेटिव पावर्स को हमने डिवाइड किया था कि किसके पास कौन कौन सी पावर्स हैं, और ये बाद में अस्तित्व के अंदर आए। तो ऐसे सब्जेक्ट्स जो तीनों में से किसी में नहीं आते वो रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स, एंड दीज सब्जेक्ट्स आर हैंडल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट। केंद्र सरकार जो है बेटा वो इनको हैंडल करने का काम करती है। हमने बात की थी कि कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल पावर होती है, जैसे हमने लिया था जम्मू कश्मीर का, पर अब नहीं है, ठीक है ना। पहले थी तो उसमें क्या, उसका अलग से कॉन्स्टिट्यूशन था, इवन वहाँ के नेटिव पीपल के अलावा बेटा और कोई भी भारत का, ठीक है ना, और किसी भी स्टेट का कोई भी व्यक्ति जो है वहाँ पर अपनी जमीन या प्रॉपर्टी नहीं ले सकता था, ठीक है ना। ये अधिकार नहीं था जब तक वहाँ पर आर्टिकल 370 था तब तक, ठीक। उसके अलावा कुछ ऐसे भी आपके टेरिटरीज हैं जो बहुत छोटे हैं, ठीक है ना तो उनको किसी स्टेट में मर्ज किया जा सकता है, ना ही उनको इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा दिया जा सकता है। तो ऐसी जगहें, ऐसे टेरिटरीज या क्षेत्र जो स्मॉल साइज के हैं, छोटे हैं, राज्य में मर्ज भी नहीं किया जा रहा और उनको अलग से पहचान भी नहीं दी जा रही है स्टेट की, तो उनको यूनियन टेरिटरीज कहा जाता है। जैसे हमारी पहले 7 थी, अब आपका जम्मू कश्मीर जो है, ठीक है ना, उसको भी, उसके भी 2 यूनियन टेरिटरीज बना देंगे जम्मू कश्मीर की, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर, तो आपकी टोटल होगी 9, ये आपकी होगी यूनियन टेरिटरीज कहा जाता है। फिर अब हमने ये भी पढ़ा था बेटा जो की फीचर्स है कि कोई भी एक लेवल यूनिलैटरली चेंज नहीं कर सकता, ठीक है ना, मतलब अकेले निर्णय लेने का काम या बदलाव नहीं कर सकता, हमें सहमति चाहिए। अब हमें कोई अमेंडमेंट करना है, संशोधन करना है या बदलाव लाना है कॉन्स्टिट्यूशन में भी, क्योंकि उसमें आपने ये भी पढ़ा था कि कोर्ट जो है वो इंटरप्रेट करता है, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करता है, संविधान के बारे में बताता है। तो जब ऐसा हमें चेंज करना होता है तो बेटा उसमें भी आपको यहाँ पर क्या चाहिए होती है, 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, कि आप संविधान के अंदर बदलाव चाहते हैं तो या तो आपको 2/3 बहुमत चाहिए, ठीक है ना, या फिर उसके साथ में बेटा आपके हाफ स्टेट्स, आधे राज्य जो है वो उसमें हाँ करें, तो वो पॉसिबल है आपका वो बदलाव या चेंज जो आप चाह रहे हो, ठीक है ना। 2/3 है आपके दोनों हाउसेज में जो उस वक्त प्रेजेंट है, उन प्रेजेंट्स में से, जैसे मैंने आपको एक दिन पहले भी एग्जांपल लिया था कि आप अपनी कक्षा का एग्जांपल लेते हो मॉनिटर के लिए, तो मेजोरिटी किसके साथ है, तो हम यहाँ पर मानते हैं उस वक्त जो प्रेजेंट है उनके 3 हिस्से करके उसमें से 2 हिस्से जो है वो उसके लिए हाँ कहे कि हाँ ये चेंज होना चाहिए, या फिर आपके आधे राज्य, ठीक है, पहले 29 थे, अब हो गए बेटा 28, इट मीन्स 14 स्टेट जो है वो एग्री हो जाए उस चेंज के लिए, ठीक है। तो ये आपकी इन पावर्स जो हैं या शक्तियाँ जो है इनमें चेंज या आपके और जो चेंजेस हैं वो पॉसिबल होते हैं, ठीक है ना। ये आपकी क्या है, प्रोसीजर है उसको बदलने का। दूसरा एक और है कि इसके साथ साथ जो आपकी जुडिशरी है वो एक इंडिपेंडेंट रोल भी प्ले करते हैं डिस्प्यूट को सोल्व करने के अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर भी, ठीक है ना। तो आपके जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं उन्हें आप मानते हैं कि वो इंडिपेंडेंट अपना रोल प्ले करती है, ठीक है ना, निर्णायक भूमिका भी निभाती है स्वतंत्र होकर, मतलब यहाँ पर है आपका विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ
एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव कि उनके प्रभाव के बिना वो अपना कार्य करती है। तो यहाँ पर इंटरप्रेटर के, कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेटर के साथ साथ में बेटा ऐसे कोई भी प्रोविजंस या कोई भी चीज़ या किसी भी चीज़ को, पावर्स को लेकर जब डिस्ट्रीब्यूट होता है मतलब डिवीजन ऑफ पावर के लिए, तो हाई कोर्ट या जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं वो ये डिसीजन देने का काम करते हैं, ठीक है ना। टैक्स से संबंधित है, रिसोर्सेज से संबंधित है, या आपके राजस्व जो है रेवेन्यू से संबंधित है, उनको भी सुलझाने का काम जो है वो सब आपका किसके पास, कोर्ट्स के पास है, जो एम्पायर का रोल प्ले करते हैं। ये बेटा आपका आज तक का टॉपिक है, इसको पढ़ना और समझने की कोशिश करना जी।